तो देखते हैं चैप्टर नंबर 6 के कुछ क्वेश्चन, फिर हम चैप्टर नंबर 11 पर आने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 6 के वो क्वेश्चन जो हमें और देखने हैं, कौन से हैं वो देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर मैंने एक तो कहा था 6.6 है क्या आपके पास, या मुझे सेंड करना पड़ेगा? है सर। मैंने सेंड किया था कि ग्रुप में, थोड़ा बता दें, नहीं तो मैं सेंड करूं। क्वेश्चन नंबर 6-7 ग्रुप में सेंड किए थे क्या? नहीं ना? यस सर। ग्रुप में है क्या क्वेश्चन नंबर 6-7-8? यस सर। ग्रुप में है तो फिर वहीं से मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर मुझे तो नहीं दिख रहे। नो गाइस, आपको मे बी कहीं और। मोइनुद्दीन बड़े लेट तक आ रहे हैं बच्चे। ओके, तो मैं सेंड भी कर देता हूँ। गाइस आप कह रहे हैं ग्रुप में है, बट ग्रुप में तो नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 अब दिखाई दिया है यहाँ पर। तो गाइस मुझे बता दो, सेंड करना है या जरूरत नहीं है आपको? नो सर। जरूरत नहीं होगी। आई थिंक टेक्स्ट बुक घर पर आपके पास में भी होगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर स्टेटमेंट है, उसमें किसी में एक, किसी में दो या तीन एक तरह से अल्टरनेट है, ऑप्शंस हैं, तो आपको करेक्ट ऑप्शन करना है। तो हम एक बार इसको ना रीड कर लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। फर्स्ट है, व्हेन a conservative force does positive work on a body, the potential energy of the body increases oblique decreases oblique remains unchanged। तो हमारे पास एक तरह से 3 ऑप्शंस यहाँ पर है, increases decreases remains unchanged। तो ऑप्शन की बात तो बाद में, पहले क्वेश्चन क्या है? अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड पॉजिटिव वर्क करता है तो क्या होता है? लेट अर्थ के सरफेस से कोई बॉडी अर्थ की तरफ आ रही है, तो आप किसी हाइट से किसी बॉडी को रिलीज कर देते हैं, है ना? किसी हाइट से बॉडी को रिलीज करते हैं, तो हमें पता है अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पुल उसको अपनी तरफ खींचता है। तो कौन वर्क कर रहा है? ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। अगर बॉडी का मास m है तो हमें पता है mg इज व्हाट? mg इज द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by earth, applied by earth on the body। और बॉडी का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो गाइस बताइए, इस केस में अर्थ पॉजिटिव वर्क कर रही है या नेगेटिव? नेगेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होता है, ठीक है। बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है? डाउनवर्ड है। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि ग्रेविटी जो वर्क कर रही है ना, वो कैसा होगा? जो डायग्राम में दिख रहा है इस केस में पॉजिटिव वर्क होगा, because the direction of force and the direction of displacement is same, so the work done by the earth should be positive, होना चाहिए ना पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 6.6 का जो फर्स्ट है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर एक और बात, अगर मैं इस m मास की बॉडी को अर्थ से बहुत दूर, इनफाइनाइट दूर वैक्यूम में पहुंचा दूं, तो आपको पता होना चाहिए वो वैक्यूम में अटक जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। आसपास कोई बॉडी नहीं है तो कौन अट्रैक्ट करेगा इसको? बट अगर अर्थ के सरफेस के आसपास आपने इसको छोड़ा है m मास की बॉडी को, तो इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट will be same, so work will be positive। अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है, ठीक है। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है तो आप सोचिए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी
पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी या पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी? तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको? सर डिक्रीज होगी। हाँ भाई, ज्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा सा ही सोचना है। जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? डिक्रीजेस, है ना। अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कैसा वर्क करता है? पॉजिटिव वर्क करता है। तो दिमाग में फिट कर लो, पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होगी। ध्यान रखना, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होगी। डायग्राम से पता लग रहा है, बॉडी जैसे जैसे ग्राउंड की तरफ आएगी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी, है ना। तो मैंने जानबूझकर ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड का एग्जांपल लिया बिकॉज वो एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। ओके, इसका बी पोर्शन फटाफट रीड करते हैं। वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक ऑब्लिक पोटेंशियल एनर्जी। बताइए, अगर कोई बॉडी सरफेस पर चल रही है और सरफेस कैसा है? फ्रिक्शन वाला है, तो कौन सी एनर्जी का लॉस होता है? ये तो आप ही काइनेटिक। काइनेटिक। कौन सी एनर्जी का लॉस होगा? सही बोल रहे हैं आप, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, पोटेंशियल का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ a many particle system is proportional to external force oblique sum of internal forces of the system। ध्यान रखें, अगर बहुत सारी बॉडीज हैं, है ना, बहुत सारी बॉडीज हैं और ये हो गया सिस्टम ऑफ बॉडीज, ठीक है। अब इसमें दो फोर्स होते हैं, ये बॉडी एक दूसरे को कोलाइड कर सकती है, एक बॉडी दूसरी पर, दूसरी बॉडी तीसरी पर, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बॉडीज एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई करेगी वो कैसा फोर्स होगा? इंटरनल फोर्स, ठीक है। इस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा सकता है, EXT लिख देता हूं, F एक्सटर्नल। तो ध्यान रखें, किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कब चेंज होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स होता है। इंटरनल फोर्स लीनियर मोमेंटम में चेंज नहीं ला सकता, है ना। हमेशा हम डेफिनेशन में क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, है ना। इंटरनल फोर्स से सिस्टम के मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए आंसर क्या हो सकता है? सी का नेट मोमेंटम क्या लिखा हुआ है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स ऑब्लिक सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम। तो एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो हमें एक और बात पता होनी चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? फोर्स। ये आप पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में ये बताया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब वो कौन सा फोर्स होता है? न्यूटन ने यही बताया था, एक्सटर्नल, नॉट इंटरनल। तो गाइस कौन सा ऑप्शन होगा? एक्सटर्नल। थोड़ा बता दे कुछ स्टूडेंट्स आपकी तरफ से भी, एक्सटर्नल और इंटरनल? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। ओनली एक्सटर्नल, ठीक है। नेक्स्ट डी, in an elastic collision of two bodies, elastic collision of two bodies, the quantity which do not change after the collision, ठीक है, are the total kinetic energy of the total linear momentum, total energy of the system of two bodies। बताइए, टोटल लीनियर मोमेंटम। in an elastic collision of two bodies, the quantity which do not change after the collision are, R लिखा हुआ है, R बोथ होगा ना गाइस, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल लीनियर मोमेंटम। टोटल एनर्जी मत बोलना, अब एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी हमें क्या पता? पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज हो सकती है बट काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, टोटल लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होता। तो हम कहेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल लीनियर मोमेंटम, क्योंकि कौन सा कोलिजन लिखा है इन्होंने? इलास्टिक। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ गाइस इन एन इनइलास्टिक कोलिजन है, गलत रीडिंग कर ली है ना।
इन इलास्टिक कोलिजन में तो बस लीनियर मोमेंटम ही सेम रहता है। तो आप में से कोई जो बोल रहा था बिल्कुल सही बोल रहे थे, टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स सेम, रिमेन्स अनचेंज्ड, बाकी सब चेंज हो सकते हैं। 6.7 state if the following statement is true or false, give reason for your answer। तो देखते हैं कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट, in an elastic collision of two bodies, the momentum and energy of each body is conserved। बताइए, in an elastic collision of two bodies, the momentum and energy of each body is conserved। Yes sir। Yes sir। एनर्जी कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। नहीं तो यहाँ लिखा थोड़ी है इन्होंने, यही तो बात है। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व्ड। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ध्यान नहीं दे रहे। ईच जो लिखा है ना, ईच बॉडीज, गाइस ध्यान दें, ईच बॉडीज। आप थोड़ा सा ध्यान दे तो आप पाएंगे कि स्पीड का एक्सचेंज होता है, स्पीड का एक्सचेंज होता है ना गाइस। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी में स्पीड का एक्सचेंज होगा तो इंडिविजुअल बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कहां कंजर्व रहने वाली है? अगर हम बात करें सिस्टम की तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। मानते हैं क्या? थोड़ा माइन्यूटली सोचे तो, है ना। तो जो वर्ड लिखा है ना ईच बॉडी, वहां गड़बड़ हो गया। ईच बॉडी की जगह ये लिखते हैं ना सिस्टम ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम की कंजर्व रहती है, मतलब दोनों बॉडीज की मिलाकर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। ईच पार्टिकल के लिए तो या ईच बॉडी के लिए तो ये बात सही नहीं लग रही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये फॉल्स होगा, बिकॉज ईच वर्ड दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो कुछ आइडिया लगा गाइस? थोड़ा माइन्यूटली आप सोचे तो बताइए, या थोड़ा सा और डिटेल में समझाएं? आप लोग बताएं मुझे फटाफट। हम कहते हैं ना हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो ये जो सर्कल कर रहा हूं ये क्या है? फर्स्ट पार्टिकल या फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। ये क्या है? सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो अब ये क्या है? आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल की, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेकंड पार्टिकल की। तो कहां सेम है? पहले काइनेटिक एनर्जी ये थी फर्स्ट पार्टिकल की, बाद में ये हो गई, चेंज हो गई ना। बट ये इक्वल टू किसके लिए है? कंप्लीट सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेम है इलास्टिक कोलिजन। तो ठीक बात है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, फॉल्स होगा ये। गाइस आप अपने आंसर कहीं चेक करो, ये फॉल्स ही है ना। आपकी तरफ से फटाफट रिएक्शन आ जाए, आगे बढ़े हम। तो रिएक्शन नहीं आया अभी तक, जल्दी 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 चेक कीजिए। यस सर। है ना। तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहने वाली नहीं है, ओवरऑल पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, इसलिए ये फॉल होगा। ईच वर्ड लिखा हुआ है। सेकंड देखते हैं बी क्या कह रहा है ये। टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड no matter what internal and external forces on the body are present। ये क्या बात हुई बताइए? total energy of the system is always conserved no matter what internal and external forces on the body are present। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो चेंज हो जाएगी एनर्जी, इंटरनल फोर्सेस एनर्जी को चेंज नहीं करते हैं, बट एक्सटर्नल फोर्सेस कर देते हैं गाइस। एक्सटर्नल फोर्स एक्सेलरेट भी कर सकता है, एक्सटर्नल फोर्स ब्रेक भी लगा सकता है, इंटरनल फोर्सेस से कभी एनर्जी चेंज नहीं होती। तो आई थिंक ये भी रॉन्ग है, फॉल है। यहाँ लिखा हुआ है नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट। तो इंटरनल से तो फर्क नहीं पड़ता है, बट एक्सटर्नल से पड़ता है, एक्सटर्नल से पड़ता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग लग रहा है मुझे, ठीक है। सी work done in the motion of a body
और अ क्लोज लूप इज 0 फॉर एवरी फोर्स इन नेचर? बताइए, आपसे पूछता हूं मैं ये, क्या एक क्लोज लूप में वर्क डन ऑलवेज 0 होगा, कैसा भी फोर्स हो? थोड़ा सा सोच के बताएं। नो सर, कंजर्वेटिव में होगा सर। हाँ, तो नहीं होगा तो नहीं किस में होगा, ये भी हम थोड़ा सोचें। तो आप सोचकर बता सकते हैं ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जिसमें ऐसा फ्रिक्शन। नहीं होगा? तो बिल्कुल सही, यही एग्जांपल आपको याद रखना है। फ्रिक्शन फोर्स, अभी हमने कल शायद ये डिस्कशन भी किया था। अगर किसी सरफेस पर फ्रिक्शन है और उस फ्रिक्शन वाले सरफेस पर कोई बॉडी एक सर्कल डिस्क्राइब कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है ना? तो नेगेटिव वर्क हो जाता है, नेगेटिव वर्क हो जाता है तो जीरो तो नहीं होता है ना? तो इसका आंसर होगा, आप देख लें, ये भी रॉन्ग है। इफ there is friction force, then there is always some work in a closed loop, but conservative force field है, like वैक्यूम में कोई बॉडी ग्रेविटी के अंडर में मोशन कर रही है, तब वर्क डन 0 होता है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट डी, in an inelastic collision the final kinetic energy is always less than the initial kinetic energy of the system. तो गाइज इसमें थोड़े से है ना कंट्राडिक्शन हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर है ना उसमें और हमारे आंसर में। आपको याद होगा हमने प्रूव किया था इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस होता है गाइज, याद आ रहा है कुछ? डेल्टा के पॉजिटिव आया था एनर्जी लॉस। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं इन इलास्टिक कोलिजन के जिनमें एनर्जी लॉस होता है, बट कुछ स्पेशल केसेस होते हैं कि अगर दो बॉडीज के बीच में कोलिजन हुआ और वहां पर कोई फ्यूल था बर्न होने वाला, और फ्यूल बर्न हुआ और वो बॉडीज बहुत हाई स्पीड से बाउंस बैक कर रही है, उस केस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अदरवाइज इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। जैसे दो बॉडीज है, उनके बीच में कैसा कोलिजन हो रहा है? इनइलास्टिक। अब इनके सरफेसेस ऐसे हैं कि यहाँ पर अगर थोड़ी भी फायर जनरेट हुई तो ये लाइक अ फ्यूल बर्न होने लग जाता है और एक स्मॉल ब्लास्ट होता है। तो अगर यहाँ पर जैसी बॉडीज स्ट्राइक करती है, यहाँ सरफेसेस पर ब्लास्ट हो जाए यहाँ पर, तो ये ज्यादा स्पीड से बाउंस बैक करती है। बस वो कुछ स्पेशल केसेस है जहाँ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अदरवाइज नॉर्मली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, ऑब्वियसली होता है। नेक्स्ट 6.8, आंसर केयरफुली विद रीजन। फर्स्ट, in an elastic collision of two billiard balls, is the total kinetic energy conserved during the short time of collision of the balls when they are in contact? तो इसका आंसर ध्यान से सुने, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, जब बिलियर्ड की दो स्फेरिकल शार्प स्फेरिकल बॉल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, कोलिजन जब होता है तो बॉडीज कांटेक्ट में आती है, तो उस मोमेंट पर है ना, उस मोमेंट पर काइनेटिक एनर्जी शेयर हो रही होती है इधर उधर। और जो सरफेसेस हैं, बिलियर्ड बॉल की जो सरफेसेस हैं जहां पर कोलिजन होती है, वहां पर जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं, वहां मॉलिक्यूल्स एक तरह से डिफॉर्म होते हैं। डिफॉर्मेशन समझते हैं गाइस आप? जैसे मार्कर का ये जो कैप है ना, मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके इसको थोड़ा डिफॉर्म कर रहा हूँ, इसका शेप चेंज कर रहा हूँ। जब मैं फोर्स हटा लेता हूँ तब ये वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाता है ना? तो जब बिलियर्ड की स्फेरिकल बॉल्स एक दूसरे से कोलिजन करती है, उस मोमेंट पर सरफेसेस के जो मॉलिक्यूल्स है उनमें डिफॉर्मेशन आता है और काइनेटिक एनर्जी उस मोमेंट पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। देन वो मॉलिक्यूल्स वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए है ना, वापस क्या करते हैं? म्यूचुअली एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जब आप समझ सकते हैं लाइक कोई रबर बैंड है, रबर बैंड को आपने स्ट्रेच किया, डिफॉर्मेशन आ गया, बट रबर बैंड के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? उस अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा होता है यहाँ पर,
उस मोमेंट पर जब कोलिजन होता है सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा डिफॉर्म होते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं, बट मॉलिक्यूल्स वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो फोर्स ही हमारे लिए क्या है, वही कोलिजन हो रही है, बाउंस बैक कर रही है बॉडीज, बिलियर्ड बॉल्स। तो आपके 6.8 के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? नो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती उस मोमेंट पर जब कोलिजन हो रही है। बट हम कहते हैं ना बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, हम ऐसा थोड़ी कहते हैं एट द मोमेंट ऑफ कोलिजन। नो, इन इलास्टिक कोलिजन में बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, बट एट द मोमेंट ऑफ कोलिजन नो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एट द मोमेंट ऑफ कोलिजन नहीं। रीजन, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का गेम भी चल रहा होता है उस मोमेंट पर। तो गाइस इस बात को मैं आपको ज्यादा स्ट्रेस देके कहूंगा, इसको आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। एट द मोमेंट ऑफ कोलिजन ऐसा नहीं होता। रीजन मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया, वहां पर एक पोटेंशियल एनर्जी का और फैक्टर आ जाता है। यस गाइस, गॉट इट? एट द मोमेंट ऑफ कोलिजन वाली बात। Yes, sir. आगे बढ़ सकते हैं, तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है, आई थिंक फटाफट कर लेंगे हम लोग। बी पार्ट देखते हैं। इज द टोटल लीनियर मोमेंटम conserved during the short time of an elastic collision of two balls? बताइए, is the linear momentum conserved during the short time of an elastic collision of two bodies? अब तो आप बता दो, ए मैंने बताया, बी आप बता दो। यस और नो, यस और नो, दोनों में से एक सही होगा, बताइए। तो जिस मोमेंट पर कोलिजन हो रहा है उस मोमेंट पर क्या हो रहा होता है ना, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा होता है, मैकेनिकल एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा होता है। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर लीनियर मोमेंटम भी कैसा रहता है? कंजर्व नहीं रहता है, बट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रहता है। तो ए का बी का आंसर सेम होगा, नो नो। सी, व्हाट आर द आंसर ए एंड बी फॉर इनइलास्टिक कोलिजन? भाई इलास्टिक में ही नहीं हो रहा है तो इनइलास्टिक में तो इम्पॉसिबल है ना। तो जब एनर्जी मोमेंटम इलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्व नहीं रहते हैं, कब? एट द मोमेंट ऑफ कोलिजन, तो इनइलास्टिक में भी नहीं रहते। तो आंसर सेम होगा, इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो। डी, if the potential energy of the two billiard balls depends only on the separation distance between their centers, is the collision elastic or inelastic? Elastic, ठीक है। तो बिलियर्ड्स बॉल्स के बीच का कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होगा। अब ये स्पेशल क्वेश्चन कर लेते हैं हम 9th 10th, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे। गाइज स्टार्ट कर सकते हैं 6.9 Yes, स्टार्ट sir. करें कुछ, है ना। मे बी जो 6.6 6.7 6.8 आप में से काफी बच्चों ने सेल्फ इनको कर लिया होगा। हो सकता है कुछ डाउट हो, एक दो कुछ चीजें हो सकता है ज्यादा जल्द अच्छे से क्लियर हो गई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6.9, a body is initially at rest, okay, it undergoes one dimensional motion, ठीक है, with constant acceleration constant है, ठीक है, the power delivered to it at time t is proportional to, तो पावर जो होता है ना कैपिटल टी, पावर के बारे में आपको पता होना चाहिए, बस आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6.9 में पावर के कुछ फॉर्मूलाज बताओ गाइस। जैसे P इक्वल टू आप जानते हैं W/T, ठीक है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। इससे काम चलेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6.9 में बात किसकी कर रहे हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ए कैसा है? कांस्टेंट है ना। और इनिशियली बॉडी कैसी है? रुकी हुई है, ठीक है। किसी टाइम की और बात कर रहे हैं, टाइम टी। तो हमें क्या ऐसा एक्सप्रेशन
पावर का बनाना है जिसमें ये सब कुछ दिखाई दे। हाँ, मान लेते हैं बॉडी का मास फोर्स कितना है, इनटू वेलोसिटी। बिल्कुल सही है, मास है m। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इसमें आप एक और बात जानते हैं, एक्सेलरेशन इनटू मास क्या होता है, फोर्स। तो हमें पावर का एक फॉर्मूला पता है, पावर इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, अगर सेम डायरेक्शन में है तो। आपको एक और बात याद दिला दूं, W क्या होता है, W होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है गाइस, वेलोसिटी। तो पावर का ये जो फॉर्मूला है, आप एक दो स्टेप बढ़ाएं तो आप इस रिजल्ट तक भी आ सकते हैं। और मैं तो कहूंगा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, डेराइव कर लिया 2 स्टेप में, है ना। फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब हमें बताना क्या है इस क्वेश्चन में कि ये जो पावर है ये टाइम पर कैसे डिपेंड करेगा, टाइम पर, किस इंस्टेंट पर पावर डिपेंड कैसे करेगा टाइम पर। टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो देखते हैं, फोर्स के लिए मैं जानता हूं ma, ट्रू, F इक्वल टू ma। वेलोसिटी के लिए मैं लिखता हूं u प्लस at। गाइस क्या किया मैंने, F इक्वल टू ma होता है, v इक्वल टू u प्लस at होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यस सर। बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है, क्या, बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, तो ma को तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, u 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, और अब लिख देता हूं मैं 80, तो u 0 था, ये इंफॉर्मेशन काम आ गई। अब और क्या कर सकते हैं हम, p इक्वल टू एम ए स्क्वायर टी, a इंटू ए स्क्वायर, 2 बार a आपको दिख गया होगा। तो मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में, इस फाइनल एक्सप्रेशन में राइट साइड में कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है, राइट साइड। मास एंड एक्सीलरेशन कांस्टेंट मास है और कांस्टेंट, वेरिएबल मास एंड मास एक्सेलरेशन। कांस्टेंट, ये तो आप टाइम। जानते ही हैं, मास कांस्टेंट रहता है। और क्वेश्चन में बताया है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन का स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन है, टाइम। तो टाइम। फाइनली आप क्या दिखाएंगे, p इज प्रोपोर्शनल टू t, डायरेक्टली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और यस t सर। की पावर कितनी है, कुछ 1। भी नहीं है, तो आपको पता है 1 तो होती है। तो आपका आंसर आ गया गाइस। अब आप देख लो इनमें से कुछ, मैं चेक करता हूँ कौन सा वाला है। इन्होंने बताया है t की पावर हाफ दिख रहा है, एक t की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1, तो सेकंड वाला हमारा आंसर है, दैट्स इट, है ना। तो 6.9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, p is proportional to t when a is constant, अगर a constant है तो this is the way to complete this question। नेक्स्ट ऐसा ही कुछ दिख रहा है, अ बॉडी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं या रुकें थोड़ा, बताइए। यस सर। यस सर। ये कंप्लीट भी कर लेना है ना, थोड़ा सा स्पीड से कर ले, और कोई पीछे रह जाए ना तो मुझे बता दे कि सर थोड़ा रुकना है, या है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, 6.10, अ बॉडी इज मूविंग, क्या लिखा हुआ, यूनिडायरेक्शनली, क्या लिखा हुआ, एक मिनट, यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। देखिए 6.9 में हमको कांस्टेंट एक्सेलरेशन बताया था, अब 6.10 में पावर ही कांस्टेंट है, ठीक है। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, तो t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कैसे डिपेंड करेगा, जैसे पावर का डिपेंडेंसी t पर हमने दिखाया, डिस्प्लेसमेंट की डिपेंडेंसी टाइम पर शो करनी है हमें, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 6.10 में देखते हैं, इसका एक इजी मेथड मैं बता देता हूं। अगर आपको पावर का डायमेंशन फॉर्मूला पता है ना, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा गाइस। बताइए पावर का डायमेंशन फॉर्मूला जानते हैं क्या, m1 L2, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो t-3, थोड़ा बताइए। दिस इज द करेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर। तो आप में से काफी बच्चे हैं जिन्होंने सेकंड चैप्टर है ना स्टडी किया है। तो पावर की यूनिट क्या होती है, सीधी सी बात, पावर की यूनिट होती है केजी इंटू मीटर
अपॉन सेकेंड क्यूब। कुछ गलत कर दिया क्या? मुझे गड़बड़ लग रहा है, मीटर स्क्वायर आएगा है ना, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब। अभी ठीक है ये यूनिट? यस सर। थोड़ा जल्दी बता दो है ना, बाकी लोग गलत है क्या? पावर की यूनिट केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। आप कहेंगे नहीं ये तो सर वॉट होती है। अरे वॉट तो सर होती है आपका बट वीडियो पॉज हो रखा है। ओ माय गॉड, नहीं ऐसा कैसे सही हो आ रहा है सकता है? सर। आप मेरे हिसाब से वीडियो तो आप तक पहुंचना चाहिए, बाकी सही लोग है सर। है ना। हाँ, तो एसआई सिस्टम में पावर की यूनिट वॉट होती है, बट एमकेएस सिस्टम में भी कुछ होती है और वो है केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो केजी किसके लिए होता है? मास के लिए, मीटर लेंथ के लिए, सेकेंड टाइम के लिए। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर। अब क्वेश्चन नंबर 6.10 में आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, क्या? पावर कांस्टेंट है। पावर कांस्टेंट है। अगर पावर कांस्टेंट है तो देखिए क्या होगा, पी के प्लेस पर मैं लिख देता हूं कांस्टेंट m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -3। व्हाट अबाउट मास? मास कांस्टेंट होता है या नहीं? मास तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है ना। यस सर। दैट मींस l टू द पावर 2, t टू द पावर -3 is also constant. l टू द पावर 2, t टू द पावर -3 is also constant. तो इस कांस्टेंट में आप कांस्टेंट से डिवाइड देंगे तो एक कांस्टेंट ही आएगा ना गाइस। एक यस सर। बढ़िया मेथड है फटाफट पता करने का। अब देखिए l स्क्वायर इक्वल टू t टू द पावर -3 ऐसा लिख सकते हैं, और यहां पर कुछ कांस्टेंट लिख देता हूं, कांस्टेंट ब्रैकेट में और t की पावर 3। आप सोच सकते हैं ये t की पावर -3 है, उधर जाकर क्या हो जाएगी? t की डिवाइड पावर में। +3। पहले डिवाइड में और डिवाइड से फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन से मुझे दिख रहा है एल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। कांस्टेंट को हटा देते हैं तो सिंबल आता है प्रोपोर्शनलिटी का। एल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। तो ये 3 स्टेप बड़े काम के हैं। सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर, देन गिवन जो है ना p कांस्टेंट है उसको यूज ले लिया, मास कांस्टेंट होता ही है तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट और न्यू कांस्टेंट, दैट मींस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? एक कांस्टेंट। ठीक है, टी क्यूब t की पावर -3 को डिवाइड में करा और रेसिप्रोकल कर दिया तो वो पॉजिटिव हो गया। दैट मींस एल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं तो क्या मिलेगा? एल इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 3/2। सही बात? यस सर। अंडर रूट मतलब क्या होता है? अंडर रूट स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है? पावर 1/2 कर दो ना। तो यहाँ पावर 1/2 करोगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1, यहाँ 1/2 करोगे तो 3 डिवाइडेड बाई 1/2 है ना, 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, दैट मींस इस एक्सप्रेशन से मुझे पता लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 3/2। आपको पता होना चाहिए कैपिटल एल किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट को, लेंथ को। कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को, है ना। तो हमारा आंसर आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 3/2 in case when power is constant the displacement is depends on time as। तो ये मेथड ज्यादा बेटर है, डायमेंशनल मेथड, जिससे आप डिपेंडेंसी पता लगा सकते हैं पावर की टाइम पर इन केस व्हेन p इज कांस्टेंट। तो गाइस आई थिंक सब कुछ हो गया ना। इस एक्सरसाइज में हमने सब कुछ कर लिया। अब आपको बताइए आगे बढ़ सकते हैं 7th चैप्टर की तरफ। यस सर। कोई एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट? बढ़ सकते हैं, कुछ बोल रहे हैं शायद, है ना। तो फिर करते हैं प्रोग्राम चालू। तो आप चैप्टर नंबर 7 बिल्कुल फ्रेश पेज में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं
तो फ्रेश पेज से चैप्टर नंबर 7, system of particles and system of particles and rotational motion, ऐसा लिख दें। system of particles and rotational motion, इसमें आपको सबसे पहला जो हेडिंग लिखना है वो लिखना है ओके, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। फर्स्ट हेडिंग आप लोग सभी लिख लें, क्या? रिजिड बॉडी। गाइस हो गया ये काम, अब हमें समझने का कुछ काम करना है, बताइए, स्टार्ट कर सकते हैं? Yes, sir. रिजिड बॉडी, तो जैसे ही हेडिंग लिखा रिजिड बॉडी तो आपके दिमाग में आ गया होगा लाइक सॉलिड बॉडी कोई, है ना? तो फिजिक्स में जो डेफिनेशंस होती है वो बहुत बहुत है ना आइडियल या बहुत जनरलाइज्ड होती है, जिनको कोई ब्रेक नहीं कर सकता एक तरह से, है ना? तो यहाँ पर हम जो डेफिनेशंस लिखेंगे वो बड़ी टेक्निकल डेफिनेशंस होगी। अगर कोई बॉडी रिजिड बॉडी है तो उसके अंदर ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स से ही डेफिनेशंस बनती है। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या होगी? तो हमें एक बात पता है, कोई भी बॉडी किससे मिलकर बनती है? पार्टिकल्स से। बहुत सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है बॉडी, है ना? तो अगर कोई बॉडी है, मैं उसके अंदर कुछ पॉइंट दिखा रहा हूं, लेट दिस इज पी पार्टिकल, दिस इज क्यू पार्टिकल। तो पी पार्टिकल क्यू पार्टिकल है। इस बॉडी के अंदर, इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बट मैंने 2 पार्टिकल दिखाए, ठीक है? अब इस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कब कहेंगे? ओनली व्हेन the separation between the two particles remains unchanged after applying external force on the body। इस बॉडी पर अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई भी कर दें, तब भी बॉडी के किन्हीं भी 2 पार्टिकल के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर सेपरेशन चेंज हो जाए एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, तो बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होगी। बट अगर किन्हीं भी 2 पार्टिकल कह रहा हूं मैं ना, 2 तो मैंने ऐसे ही दिखा दिए हैं, कोई भी 2 पार्टिकल आप ले लें, उनके बीच का सेपरेशन अगर चेंज नहीं हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर भी, तो बॉडी कैसी है? रिजिड बॉडी। तो बड़ी टेक्निकल डेफिनेशंस हैं, तो थोड़ा सा मैंने समझाया, डेफिनेशन लिखिएगा। इस स्टार्ट कर सकते हैं आप, है ना? लिखिए, अ बॉडी इज सेड टू बी, अ बॉडी इज सेड टू बी rigid body, a body is said to be rigid body if distance between any 2 particles of the body, if distance between any 2 particles, if distance between any 2 particles of the body remains same after applying external force on the body, after applying external force on the body। Guys done? Yes, sir. Yes, sir. ओके, डन। तो अब एक डेफिनेशन तो आपने समझ ली, है ना? ये डायग्राम अभी नहीं बनाना था। अब इसी के कॉन्सिक्वेंस में आगे आप लिख सकते हैं नया हेडिंग, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी।
तो अब मोशन में आप बहुत सारे मोशन जानते हैं ना, लाइक ट्रांसलेटरी मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, रोलिंग मोशन होता है। तो रिजिड बॉडी के केस में हम इनकी बात करेंगे, बट बहुत ही टेक्निकली बात होगी। तो हेडिंग लिख लिया गाइस, Yes, मोशन sir. ऑफ Yes, sir. रिजिड बॉडी। तो आपको लर्न करना है रिजिड बॉडी क्या है। आई थिंक इजीली आप लर्न कर पाएंगे। मोशन की बात करें तो सबसे पहला आप लिखिए प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन। प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी तो आप समझते हैं, Sir, आगे बढ़ सकते हैं ना। ऑडियो वीडियो Yes, सब sir. क्लियर है, Yes, sir. है ना। तो प्योरली की हम बात करते हैं तो देखिए, अगर एक इंक्लाइंड सरफेस है AB, sir, यस sir, बोलिए। video blur आ रहा बाकी सही है, लोग सर। थोड़ा बताएं, क्योंकि इवनिंग में कभी कभी कुछ एरियाज में सही है सर। नेटवर्क वीक हो जाता है। एक्चुअल में अपने यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल नेटवर्क की, बट आपके वहां पर नेटवर्क इशू कुछ एरियाज में कभी कुछ मोमेंट के लिए हो जाता है। तो जिनके नेटवर्क थोड़ा वीक था, अभी कुछ चेंज हुआ भाई, नेटवर्क का ऐसा है कुछ मोमेंट्स में ही चेंज हो जाता है। तो बताइए कंटिन्यू ब्लर आ रहा है क्या? है। No, sir. सही है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जिनके ज्यादा प्रॉब्लम हो ना तो मुझे कह दे, रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है, तो कुछ पर्टिकुलर पोर्शन जहां आपको है ना डिस्टरबेंस हो गया तो वो आप वहां रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो मैं प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में तो कुछ समझा रहा था, और उसको समझने के लिए मैंने एक AB इंक्लाइंड प्लेन आपको दिखाया है, और इस AB इंक्लाइंड प्लेन पर एक बड़ा सा बॉक्स, एक सॉलिड सा बॉक्स मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं। इस बॉक्स में मैं 2 पॉइंट मार्क कर रहा हूं, PQ, PQ, और PQ के एरोज जो है ना वो देखिए आप। जब आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, जब ये बॉक्स नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, डाउनवर्ड मोशन करेगा, तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, हमें पता है कोई बॉडी है तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। मैंने पहले की तरह 2 पार्टिकल यहाँ दिखाए हैं, ओनली 2। और ये जो एरोज हैं P के आगे Q के आगे, ये एरो क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ मोशन और पाथ ऑफ, है ना, पाथ ऑफ द पार्टिकल। जब ये पूरा का पूरा बॉक्स नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो इसके अंदर इंडिविजुअल पार्टिकल मोशन करेंगे, और उन इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो पाथ होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। मैंने P पार्टिकल का पाथ यहाँ थोड़ा सा दिखाया है, Q पार्टिकल का पाथ भी आप थोड़ा ध्यान से देख लें। P पार्टिकल Q पार्टिकल के जो पाथ हैं, आपको क्या लगता है ये पैरेलल हैं या नहीं है? मैंने कोशिश तो की है पैरेलल बनाने की। हाँ, अगर P पार्टिकल Q पार्टिकल के पाथ म्यूचुअली पैरेलल हो, तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे कि ये जो रिजिड बॉडी है ये कैसा मोशन कर रही है? प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है ना। बट अगर इनके पाथ म्यूचुअली पैरेलल नहीं हो, कहीं कर्व हो जाए, तब प्योरली ट्रांसलेटरी नहीं होगा। जैसे हमारे जो घरों में सीलिंग फैन है, उनका मोशन होता है प्योरली रोटेशनल मोशन। और बहुत आइडियली कोई फ्लाइट एक पर्टिकुलर हाइट पर एक स्ट्रेट मोशन कर रही है, तो उस कंडीशन में फ्लाइट का मोशन होता है प्योरली ट्रांसलेटरी। एक पर्टिकुलर हाइट पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मोशन कर रही है, तो ये बेस्ट बिल्कुल आइडियल एग्जांपल बता रहा हूं मैं प्योरली ट्रांसलेटरी का, और प्योरली रोटेशनली का होता है सीलिंग फैन। तो गाइस डेफिनेशन अब पहले सुन लो। द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी in which
the particles of rigid body moves parallel to each other, then the motion of rigid body is called purely translatory motion. अगर किसी rigid body के हर particle mutually एक दूसरे के parallel जा रहे हैं, that means rigid body का motion कैसा हो रहा है? Purely translatory. Definition लिखिए guys. Definition लिखना start कीजिए. If path of particles of a rigid body, if path of particles of a rigid body path जो है ना, वहां पर हम प्लूरल कर दे तो बेटर रहेगा ना, कि एक नहीं है, ज्यादा पाथ है, 2 3 4 कितने भी है ना. if paths of particles of a rigid body are parallel to each other, then the motion of the rigid body is called purely translatory motion. गाइस इसका एग्जांपल लिख लें और फिर ये डायग्राम बना लें, है ना. एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं भाई, जो दिख रहा है वही हम क्या लिख सकते हैं. sliding of a rigid body, sliding down of rigid body on a smooth inclined surface. Sliding down, this is sliding down of a rigid body on a plain smooth surface. और फिर ये डायग्राम बना लें. सर एग्जांपल एक बार वापस रिपीट कर दो ना. हाँ सुन लें क्या कह रहा हूं मैं. स्लाइडिंग डाउन of a rigid body, sliding down of a rigid body on a smooth plain surface, और फिर ये डायग्राम आप अटैच कर दें इस एग्जांपल के साथ. Guys done? फॉर्म कर देना हो. यस सर. तो मैंने एक एग्जांपल आपको पहले ही बता दिया था सीलिंग फैन का, जो कि प्योरली रोटेशनल मोशन का एक एग्जांपल है. अब उसकी डेफिनेशन थोड़ी इंटरेस्टिंग है, प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन से भी इंटरेस्टिंग है. तो ये डायग्राम अगर हो जाए तो सेकंड हेडिंग लिखें, जो कि मे बी आज का लास्ट होगा. क्या? प्योरली रोटेशनल मोशन. प्योरली रोटेशनल मोशन. तो पहले समझेंगे डायग्राम से और फिर डेफिनेशन लिखेंगे, तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं. देखिए लाइक मैं किसी स्टोन की बात कर लेता हूँ. मेरे पास एक पीस है रॉक का, एक छोटा सा पीस है, अनइवन शेप के ही होते हैं स्टोन, और मैं इस स्टोन को किसी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ. ठीक है, ये स्टोन में एक पार्टिकल है P, ये स्टोन में दूसरा पार्टिकल है Q, यहाँ पर तीसरा पार्टिकल है R. बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ पार्टिकल्स हम मान सकते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर मार्किंग की है PQR. पार्टिकल्स हैं, ये भी हैं. ठीक है, अब मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर भी एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं. आपको बात धीरे धीरे क्लिक करेगी कि ये हो क्या रहा है ना, ये है क्या.
यहाँ पर r पार्टिकल है और ये इसका सर्कल है। तो ये जो डॉटेड सर्कल है ना, ये क्या है? सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ है ये। किनके? p पार्टिकल का ये सर्कुलर पाथ है, q पार्टिकल का ये सर्कुलर पाथ है, r पार्टिकल का ये सर्कुलर पाथ है। कब? जब ये पूरी की पूरी बॉडी, ये पूरा का पूरा स्टोन एक पर्टिकुलर रोटेशनल एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। अब ये रोटेशन प्योरली ये प्योरली रोटेशनल मोशन कब होगा? प्योरली रोटेशनल मोशन तब होगा जब किसी रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स सर्कल डिस्क्राइब कर रहे हों और उन सर्कल्स के सेंटर कहाँ हो? एक कॉमन रोटेशनल एक्सिस पर। तो इन सभी पार्टिकल्स के जो सर्कुलर पाथ हैं, ये तो 3 दिखाए मैंने, इस रिजिड बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी अपने अपने सर्कल डिस्क्राइब कर रहे होंगे अगर बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो। बट उन सभी सर्कुलर पाथ के सेंटर कहाँ होनी चाहिए? एक कॉमन रोटेशनल एक्सिस पर। तब हम रिजिड बॉडी का मोशन कैसा कहेंगे? प्योरली रोटेशनल मोशन। गाइस डेफिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं क्या? डेफिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं? Yes, Time sir. क्या हो गया? 1 मिनट, बिल्कुल ठीक है, तो काम हो जाएगा। लिखिए, if particles of a rigid body, if particles of a rigid body moves on different circular paths, moves on different circular paths, where centers of all the circular paths, where centers of all the circular paths lies on a common rotational axis, where centers of all the circular paths lies on a common rotational axis, then the motion of the rigid body, is called purely rotational motion, is called purely rotational motion. सर एक बार रिपीट करना। Then the motion of the rigid body, क्या और पीछे से रिपीट करना है? तो पूरा बोल देता हूं मैं एक बार, पूरा सुन लो। If the particles of a rigid body moves on a different circular paths, where centers of all the circular paths lies on a common rotational axis, then the motion of the rigid body is called purely rotational motion. I think done. Yes, sir. तो लर्न करने का काम सेकेंडरी होता है, अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट होता है। तो हमें थोड़ा इमेजिन करना होता है फिजिक्स में, है ना। तो किसी सॉलिड, किसी रिजिड बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। फटाफट आप एक एग्जांपल लिख लो इसका, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। एग्जांपल लिख लीजिए गाइस, वही जो हम पहले कह रहे थे। लिखिए, मोशन ऑफ सीलिंग फैन, मोशन ऑफ सीलिंग फैन। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्योरली रोटेशनल मोशन। तो जस्ट इतना ही लिखना है आपको, मोशन ऑफ सीलिंग फैन। आप चाहें तो बढ़िया सा डायग्राम बना देना सीलिंग फैन का, है ना। ओके गाइस, तो आज की क्लास को यहाँ स्टॉप करते हैं, कल हम इसके आगे से स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।